हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? टेंशन आ रहा है एग्जाम का? बहुत आराम से पढ़िए। आपके पास क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस हैं। यू हैव टू चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। एलिमिनेशन वाला पावर स्ट्रॉन्ग रखिए और रीडिंग कंटिन्यू करिए। जितना ज़्यादा आप रीड करेंगे, क्वेश्चन करने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका रीडिंग। बायोलॉजी में आप जितनी ज़्यादा बार रीडिंग करेंगे, आपको उतने अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप आराम से एलिमिनेट करके आपका जो पढ़ा हुआ है कंसेप्ट, उसको लगा के मोस्ट अप्रोप्रिएट वन चूज कर सकते हैं। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। अभी भी आपके पास 48 डेज हैं, जो कि पढ़ने वालों के लिए बहुत कुछ होते हैं, राइट? अभी हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेंगे, जीन रेगुलेशन। प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में, दोनों में करेंगे हम। तो हमारा आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक टॉपिक, जीन एक्सप्रेशन, टाइप्स ऑफ जीन्स एंड लैकोपेरॉन। लैकोपेरॉन का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, जिसमें आपको पहले सीक्वेंस ध्यान में रखना है। PIPO-ZYA। P मतलब होता है प्रमोटर। ये वाला प्रमोटर जो है, ये किसके लिए है? रेगुलेटरी जीन को रेगुलेट करने के लिए है। तो रेगुलेटरी जीन का प्रमोटर ये है, और ये जो 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, इनका प्रमोटर ये है। मतलब लैकोपेरॉन के लिए हमको एक ही प्रमोटर की जरूरत पड़ रही है। ये वाला प्रमोटर रेगुलेटरी जीन के लिए है, लेकिन स्ट्रक्चरल जीन के लिए Z, Y और A, ये तीनों का एक कॉमन प्रमोटर है, एंड दिस इज दिस प्रमोटर, राइट? O मतलब है ऑपरेटर, Z, Y, A, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। Z बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को कोड करता है, Y परमेज को कोड करता है, और A ट्रांस एसिटिलेज को करता है। ये हम बात कर रहे हैं ई कोलाई के लिए। ई कोलाई में ये सिस्टम होगा। ई कोलाई में जो जीन होते हैं, दे आर पॉलीसिस्टोनिक जीन। पॉलीसिस्टोनिक जीन का मतलब होता है एक ही एमआरएनए से वो 3 अलग अलग टाइप के प्रोटीन बना सकते हैं। देन इट इज कॉल्ड एज पॉलीसिस्टोनिक जीन। तो डीएनए का वो पार्ट, डीएनए का वो पार्ट जो एक फंक्शनल प्रोटीन बनाता है, उसको हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन। तो हमारे दिमाग में एक चीज आता है, वो ओपेरॉन क्या होता है? तो ओपेरॉन का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ जीन्स विच रेगुलेट, क्लस्टर ऑफ जीन्स विच रेगुलेट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज नोन एज ओपेरॉन। ई कोलाई अकेले में ही ऐसे 75 ओपेरॉन मॉडल्स अभी तक स्टडी किए गए हैं, उसमें से एक आपको लैकोपेरॉन पढ़ना है। तो हम अभी जीन एक्सप्रेशन का मतलब लेते हैं कि आप सबको मालूम है डीएनए का एक पार्ट जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन इज नोन एज जीन। तो पार्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए which express themselves in the form of protein are known as जीन। तो जीन अपने आप को एक्सप्रेस भी करता है और इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी लेके जाता है। तो इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द डीएनए इन द फॉर्म ऑफ जीन। दिस जीन्स आर एक्सप्रेस्ड इनटू प्रोटीन। आपने इसी चैप्टर के शुरुआत में पढ़ा था कि डीएनए या आरएनए या प्रोटीन, अगर कोई भी जेनेटिक मटेरियल है, तो दे शो देयर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर डीएनए अगर हम जेनेटिक मटेरियल ले रहे हैं, तो वो अपने एक्सप्रेशन को प्रोटीन के फॉर्म में शो करेगा। हेंस दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज जीन एक्सप्रेशन। अब रेगुलेशन क्या होता है? जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना, उसको स्विच ऑन करना या स्विच ऑफ करना, इज नोन एज रेगुलेशन ऑफ जीन। तो यहाँ पे लिखा है, देखो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ टर्निंग जीन एक्सप्रेशन ऑन और ऑफ। अब हम ले रहे हैं प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। प्रोकैरियोट में हम सबसे सिंपल एग्जांपल ई कोलाई का ले सकते हैं। इवन द सिंपलेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म सच एज प्रोकैरियोट्स डू नॉट एक्सप्रेस ऑल इट्स जीन एवरी टाइम। मतलब प्रोकैरियोट इतना सिंपल ऑर्गेनिज्म है, फिर भी वो अपने जीन एक्सप्रेशन को हमेशा नहीं शो करता, वो भी अपने जीन को ऑन और ऑफ करता है। प्रोकैरियोट्स ऑल्सो अडॉप्ट टू देयर एनवायरमेंट इमीडिएटली। जैसे अगर हमने ई कोलाई को, जो उसका फेवरेबल फूड मटेरियल है वो है उसका ग्लूकोज, हमने ग्लूकोज हटा दिया और हमने उसके आसपास लैक्टोज रखा,
तो प्रोकैरियोट आसानी से नए एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लेगा बाय जीन रेगुलेशन. They do so by regulating their gene expression and producing only required proteins for the required circumstances. जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से वो स्पेसिफिक प्रोटीन बना के उस एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट हो जाएंगे. ये क्यों होगा? आप सोच के देखिए, अगर आप आपका पंखा या कूलर या एसी दिन भर शुरू रखेंगे तो एनर्जी का वेस्टेज ज़्यादा होगा. वैसे ही जीन का रेगुलेशन होके सेल अपने एनर्जी को स्टोर करती है. तो दिस हेल्प्स देम टू कंजर्व एनर्जी विच इज यूज फॉर अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. रिप्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन में एनर्जी लगेगी तो जीन की एक्टिविटी स्विच ऑन और स्विच ऑफ होके वो क्या करता है, अपने आप को रेगुलेट करता है ताकि वो एनर्जी को कंजर्व कर सके. अब यहाँ पे हम प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन ले रहे हैं. तो यहाँ पे दो टाइप का जीन बेस्ड जीन एक्सप्रेशन होता है. एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव टाइप और दूसरा होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव टाइप. कॉन्स्टिट्यूटिव टाइप जो होता है वो हमेशा एक्सप्रेस करता है अपने आप को. जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर हम जैसे बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं, उसमें ग्लाइकोकैलिक्स होता है, सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है. सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए उसको प्रोटीन लगता है, सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन होता है. तो ये जो प्रोटीन है वो ऑल द टाइम बनते हैं, उसके लिए कोई रेगुलेशन नहीं होता, वो हमेशा बनेंगे. तो यहाँ पर क्या होगा, देखो, दे एक्सप्रेस्ड ऑल द टाइम, ऑल्सो कॉल्ड हाउस कीपिंग जीन. मतलब इसके बिना सेल का काम नहीं चल सकता. प्रोटीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम दिस जीन ऑलवेज रिक्वायर्ड बाय द सेल. मतलब ये ऐसे प्रोटीन बनाते हैं जो सेल को हमेशा चाहिए. एक्सप्रेशन ऑफ सच जीन इज नॉट रेगुलेटेड. लेकिन नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन जो होते हैं वो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते. जैसे एग्जांपल के लिए Z, Y और A ई कोलाई में कब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जब आप बैक्टीरिया का एनवायरनमेंट चेंज करेंगे. आप उसको ग्लूकोज से लैक्टोज में डालेंगे तब उसको Z, Y और A की जरूरत है, अदरवाइज उसको रेगुलर उसमें उसकी जरूरत ही नहीं है. तो ये हमेशा एक्सप्रेस नहीं होंगे. दूसरा, ये लग्जरी जीन्स होते हैं, मतलब पर्टिकुलर टाइम पे ही फंक्शन करेंगे. Protein translated from such gene required occasionally by the cell and expression of such gene is regulated. हम पढ़ने वाले इसके बारे में, ये तो हमेशा बनता रहता है. तो हम अभी जो लैकोपेरॉन पढ़ने वाले हैं वो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. मुझे लग रहा है कि आपको समझ रहा होगा. प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन में हम नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव पढ़ रहे हैं. तो एक्सप्रेशन ऑफ नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन इज रेगुलेटेड बाय रेगुलेटरी प्रोटीन. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इन रेगुलेटरी प्रोटीन्स को हम एसेसरी प्रोटीन्स बोल सकते हैं. अभी मैंने इसके पहले आपको एक डायग्राम बनाया था, उसमें P के बाद मैंने I लिखा था. I मतलब होता है रेगुलेटरी जीन, और वो क्या बनाते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन. दे आर ऑल्सो नोन एज एसेसरी प्रोटीन. दे अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ RNA पॉलीमरेज टू रिकॉग्नाइज द ट्रांसक्रिप्शनल स्टार्ट साइट. वो अभी आपको डायग्राम में बताऊंगी मैं. अभी जीन रेगुलेशन दो टाइप का, नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों होता है. नेगेटिव में नेगेटिवली रेगुलेट करेगा, पॉजिटिव रेगुलेशन में पॉजिटिवली. ये अभी मैं आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करूंगी. तो नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन दो टाइप का, नेगेटिव और पॉजिटिव रेगुलेशन. अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं. नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन में इसके पास ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होता है, मतलब ये वाला पार्ट. उसके अलावा इसके पास है विथ एन ऑपरेटर रीजन बिटवीन प्रमोटर एंड जीन. तो इसके पास ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है और उस ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में एक ऑपरेटर रीजन है, और वो ऑपरेटर रीजन किसके बीच में है, प्रमोटर और जीन के बीच में. ये यहाँ बना हुआ है, देखिए आप. तो ये प्रमोटर और ये जीन. जीन मतलब कौन से, स्ट्रक्चरल जीन. मतलब ई कोलाई में लैकोपेरॉन के लिए हमने इस स्ट्रक्चरल जीन में लिखा है जीन Z, जीन Y एंड जीन A. वो स्ट्रक्चरल जीन, ये प्रमोटर. आपने इसके पहले ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा है. प्रमोटर का काम क्या है, इट हेल्प्स इन बाइंडिंग ऑफ RNA पॉलीमरेज. तो प्रमोटर RNA पॉलीमरेज एंजाइम को बाइंड करता है
और बाइंड करके ये डीएनए से आरएनए बनाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर देखिए पी मतलब प्रमोटर और ये स्ट्रक्चरल जीन, दोनों के बीच में प्रेजेंट है ऑपरेटर, और ये टर्मिनेटर जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन खत्म होता है। तो यहाँ पे लिखा है देखिए ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट विथ एन ऑपरेटर रीजन बिटवीन प्रमोटर एंड जीन, उसके बीच में प्रेजेंट होगा ऑपरेटर। तो बिटवीन ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट विथ ऑपरेटर रीजन बिटवीन प्रमोटर एंड जीन। तो ऑपरेटर कहाँ पर प्रेजेंट है? बिटवीन प्रमोटर एंड जीन। ये प्रमोटर और ये जीन दोनों के बीच में ऑपरेटर। ऑपरेटर रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बिकॉज रिप्रेसर प्रोटीन कम्स एंड बाइंड एट द ऑपरेटर रीजन। तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये बाइंड होता है ऑपरेटर के साथ में, इसीलिए यहाँ पर ऑपरेटर रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो रिप्रेसर के साथ बाइंड हुआ तो काम नहीं होगा, और अगर वो रिप्रेसर के साथ बाइंड नहीं होता है तो हमारा फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब रिप्रेसर प्रोटीन क्या है? रिप्रेसर प्रोटीन ये बनता है किससे? आई जीन से। आई जीन को हम बोलते हैं इनहिबिटरी जीन। तो इनहिबिटरी जीन बनाता है रिप्रेसर, तो रिप्रेसर को हम इनहिबिटरी प्रोटीन बोल सकते हैं क्योंकि वो ऑपरेटर को इनहिबिट करता है, इसलिए ये इनहिबिटरी प्रोटीन। तो इसका रोल क्या है? तो रिप्रेसर प्रोटीन ऑल्सो नोन एज रेगुलेटरी प्रोटीन और प्रोड्यूस्ड रेगुलर बेस एक्टिवली बनता है, मतलब ऑल द टाइम। एक क्वेश्चन आपका ये भी होता है कि रिप्रेसर कब बनता है, तो हमारा आंसर कि हम उसको ग्लूकोज में डालेंगे तब बनेगा या लैक्टोज में डालेंगे तब बनेगा, तो हमारा आंसर होगा रिप्रेसर प्रोटीन फॉर्म्स ऑल द टाइम, पूरे टाइम बनेगा एक्टिवली। इट बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन। रिप्रेसर प्रोटीन का रोल क्या है? तो इट बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन। प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन में 3 पॉसिबल सीन हो सकते हैं। पहला पॉसिबिलिटी क्या है? रिप्रेसर नॉट बाइंड टू ऑपरेटर रीजन। तो अगर रिप्रेसर इसके साथ बाइंड नहीं हुआ तो प्रमोटर साइट में आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाएगा। और आप सबको पता है प्रोकैरियोट में एमआरएनए, आरआरएनए, ट्रांसफर आरएनए सभी बनाने के लिए हमको एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, और आरएनए पॉलीमरेज किसके साथ बाइंड होता है? प्रमोटर के साथ। तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड विद प्रमोटर। अब क्या होगा? यहाँ पर रेगुलेटरी जीन नहीं है तो ये एंजाइम आराम से यहाँ से सरकेगा, और सरकने के बाद यहाँ इस जीन से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बहुत आसानी से ये एमआरएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। कब? जब इसके साथ रिप्रेसर बाइंड नहीं हुआ है तो आरएनए पॉलीमरेज आराम से इसके ऊपर से सरकेगा एंड इट हेल्प्स इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दिस स्ट्रक्चरल जीन टू फॉर्म एमआरएनए, मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेगा। अब देखिए दूसरा सीन लेते हैं हम, जिसमें ये रिप्रेसर जीन जो बना है आई जीन से ये बाइंड हो जाता है ऑपरेटर के साथ। अब आप देखिए यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज तो बाइंड होगा ही होगा प्रमोटर के साथ में, लेकिन जब ऑपरेटर के साथ ये रिप्रेसर बाइंड हो जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आके आगे जा ही नहीं पाएगा। अगर ये इधर नहीं गया तो इस जीन से देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, मतलब नो ट्रांसक्रिप्शन। अगर एमआरएनए नहीं बना तो ना तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, ना परमिएज बनेगा, ना ट्रांसएसिटिलेज बनेगा, राइट? तो यहाँ लिखा है देखिए आप, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड एट द ऑपरेटर रीजन, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रमोटर एंड मूव फर्दर। सिंस रिप्रेसर इज प्रेजेंट ऑन द ऑपरेटर, आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट मूव फर्दर। और अगर आरएनए पॉलीमरेज नहीं सरका तो फिर क्या होगा? ये नीचे गिर जाएगा, तो देयर इज नो ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट अगला सीन 2 क्या हो सकता है? रिप्रेसर बाउंड टू ऑपरेटर रीजन। ये अभी आपको मैंने बताया था कि वंस बाउंड टू द ऑपरेटर रीजन द रिप्रेसर डज नॉट गेट फिक्स्ड ओवर देयर परमानेंटली। एवरी प्रोटीन हैज अ फिक्स्ड लाइफ स्पैन, so repressor protein bound to the operator region
is degraded after some time and is replaced by another repressor protein. Thus repressor protein should be constituently produced. मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि रेगुलेटरी जीन से रिप्रेसर प्रोटीन कब बनता है। तो हमारा आंसर आएगा ऑल द टाइम। क्यों ऑल द टाइम? क्योंकि अगर यहाँ पर रिप्रेसर बाइंड हो गया तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि रिप्रेसर बाइंड हो गया, उसका मतलब ये स्ट्रक्चरल जीन कभी ट्रांसक्राइब नहीं होंगे। लेकिन इस रिप्रेसर को बाइंड करने के लिए, इस रिप्रेसर को डिग्रेड करने के लिए हमको दूसरा रिप्रेसर प्रोटीन चाहिए। तो दूसरा रिप्रेसर प्रोटीन जैसे ही बनेगा, ये वाला रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ से डिग्रेड हो जाएगा और हमारा स्ट्रक्चरल जीन फंक्शन कर सकता है। इसीलिए रिप्रेसर प्रोटीन ऑल द टाइम बनता है ताकि जो यहाँ पर स्टक हो गया है उसको डिग्रेड किया जा सके। अब तीसरा केस क्या होगा? और RNA polymerase sneaks before repressor bind to the operator region. Sometimes RNA polymerase sneaks in and crosses operator region before the new repressor bind to the operator. नया रिप्रेसर यहाँ पे आके बाइंड हो उसके पहले ही, क्योंकि नया रिप्रेसर जब आएगा, क्योंकि P के बाद कौन सा जीन है? I जीन। I जीन क्या बनाएगा? रिप्रेसर। ये रिप्रेसर जाके इस रिप्रेसर को डिग्रेड करेगा और खुद यहाँ आके जमा हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पहुँचे उसके पहले कभी कभी ऐसा होता है, ये छुप के यहाँ से स्निक कर जाएगा, मतलब आगे बढ़ जाएगा, और आगे बढ़ेगा तो फिर यहाँ पर mRNA बन जाएगा। तो ये mRNA क्या बनाएगा? यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांसएसिटिलेज बनाएगा। लेकिन ये बहुत स्लो रेट पे बनेगा। इसमें से मेनली हम इसका जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि परमिएज हम इस ई कोलाई को कंटिन्यू लगेगा, इसीलिए कुछ कुछ रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ से स्निक कर जाएंगे और ये mRNA बना के परमिएज बनाएंगे, ताकि अगर हमने इसका एनवायरनमेंट चेंज किया, लैक्टोज में डाला, तो हमको फिर से गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांसएसिटिलेज लगेगा। सबसे पहले हमको लगेगा परमिएज, क्योंकि बैक्टीरिया की सेल के अंदर लैक्टोज को अंदर करने में कौन हेल्प करेगा? परमिएज। इसलिए हम क्या बोलेंगे? लैकोपेरॉन सेल में हमेशा कंटिन्यू रहता है, बस सिर्फ आपने उसको लैक्टोज में डाला तो वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, उसी को हम स्विच ऑन बोलते हैं, बट इट ऑपरेट ऑल द टाइम। क्यों चाहिए ऑल द टाइम? क्योंकि सेल को कंटिन्यू परमिएज एंजाइम चाहिए टू फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ लैक्टोज इनटू द सेल। क्योंकि अगर आपने सडनली एनवायरनमेंट चेंज किया तो ये लैक्टोज को अगर अंदर नहीं ले पाएगा तो इसको एनर्जी सोर्स ही नहीं मिलेगा, तो बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म पूरा रुक जाएगा। इसलिए इसमें लैकोपेरॉन हमेशा ऑपरेट रहेगा, लेकिन बहुत स्लो रेट पे रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आपने लिखा है समटाइम्स RNA polymerase sneaks in and crosses operator region before the new repressor bind to the operator. Therefore, transcription occurs. However, this happens very rarely. Because of this rare event, low level of transcription keeps occurring even in the presence of the repressor. The transcribed mRNA is translated into the respective protein. Mostly मैंने आपको बोला परमिएज बनाता है. Hence, this helps in maintaining basal level of proteins in the cell at any given time. अब यहाँ पे देखिए आप लैकोपेरॉन में मैंने बोला क्लस्टर ऑफ जीन्स हैं. E. coli shows similar kind of negative regulation for its lactose metabolism. पॉजिटिव लेवल पे भी होता है लैकोपेरॉन, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से आपको नेगेटिव का एग्जाम्पल दिया है, तो आपको पूछा लैकोपेरॉन कैसा होता है, तो हमारा आंसर आएगा नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव. बट आपको जो एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है वो नेगेटिव लैकोपेरॉन का एग्जाम्पल है. However, sometimes in absence of glucose, lactose has to be utilized by E. coli as a substitute of energy. Lactose या उसी को हम बीटा गैलेक्टोसाइड बोलते हैं. बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज अ एंजाइम एंड बीटा गैलेक्टोसाइड मतलब होता है लैक्टोज, मतलब डाइसेकेराइड, इज अ डाइमेरिक शुगर consisting of glucose and galactose.
तो यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइड मतलब लैक्टोज का फॉर्मूला आप सबको मालूम है। लैक्टोज किससे बनता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। दोनों के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आएगा और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जब बनेगा तो -H2O होगा। ये आपका बायोमोलिक्यूल में है, तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और लैक्टोज शुगर का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर हम लैकोपेरॉन में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके साथ बाइंड हो जाएगा? प्रमोटर के साथ। ये बना हुआ है आपके इसमें, तो ये प्रमोटर के साथ बाइंड हुआ आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पर इनहिबिटरी प्रोटीन है, जीन है, दैट इज कॉल्ड एज रेगुलेटरी जीन। फिर से आ गया आपका प्रमोटर, ये आ गया ऑपरेटर, और ये वाला पार्ट हो गया स्ट्रक्चरल जीन, दैट इज Z, Y एंड A। लैकोपेरॉन सिस्टम में अरेंजमेंट क्या होगा? PI, PO, Z, Y, A और आखिरी में टर्मिनेटर रहेगा। यहाँ पे देखिए, एक्टिव रिप्रेशर प्रोटीन हैज एफिनिटी फॉर ऑपरेटर रीजन, सो इट गोज एंड बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन। Meanwhile, another repressor protein is already translated and formed. Since repressor is present at operator, RNA polymerase cannot move forward and hence it falls off. तो यहाँ पर ये इनहिबिटरी से ये बना रिप्रेसर। रिप्रेसर जो बनता है ये एक्टिव रिप्रेसर है, तो एक्टिव रिप्रेसर अगर जाके इसके साथ बाइंड हो जाएगा तो यहाँ पर Z, Y और A ये फंक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिप्रेसर ने ऑपरेटर को बाइंड किया, मतलब ऑपरेटर की एक्टिविटी को नेगेटिव साइड में लेके गया। दैट्स व्हाई इट इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इनहिबिटरी जीन कौन से हैं? PI, प्रमोटर ऑफ इनहिबिटरी जीन। LAC-I, इनहिबिटरी जीन। देन रेगुलेटरी जीन फॉर लैकोपेरॉन, एक्सप्रेस हमेशा होता रहेगा, एंड कोड फॉर रिप्रेसर प्रोटीन। मैंने बार बार बोला आपको, रिप्रेसर प्रोटीन फॉर्म्स ऑल द टाइम, चाहे आप ई कोलाई को ग्लूकोज में रखो या उसको आप लैक्टोज में डालो, बट लैकोपेरॉन में रिप्रेसर प्रोटीन मतलब रेगुलेटरी जीन ऑल द टाइम फंक्शन करेगा। लैकोपेरॉन का पिक्चर बना हुआ है। PI मतलब प्रमोटर फॉर इनहिबिटरी जीन। दूसरा आएगा आपका यहाँ पे LAC-I मतलब इनहिबिटरी जीन या रेगुलेटरी जीन। फिर से प्रमोटर, ऑपरेटर, LAC-Z, LAC-Y, LAC-A। प्रमोटर एंड ऑपरेटर, ये P प्रमोटर ऑफ लैक जीन ये वाला है, ये वाला O ऑपरेटर ऑफ लैक जीन, ये लैक जीन है, इनका ऑपरेटर ये है। देन स्ट्रक्चरल जीन, लैक जीन में क्या क्या आएंगे? स्ट्रक्चरल जीन विच कोड फॉर अ पॉलीसिस्टोनिक लैक, Z, Y, A। ये तीन है और ये तीन से तीन अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनेंगे, मतलब पॉलीसिस्टोनिक। आप याद रखिए, प्रोकैरियोट का पॉलीसिस्टोनिक, यूकैरियोट का मोनोसिस्टोनिक, ये याद रखिए आप। अ नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन ऑफ लैकोपेरॉन का ये एग्जांपल दिया है आपको। अब देखिए यहाँ पे लैकोपेरॉन में Z जीन का रोल क्या है? Z जीन कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, जो बीटा गैलेक्टोसाइड को डिग्रेड करेगा। बीटा गैलेक्टोसाइड मतलब लैक्टोज, और उससे बनाएगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। लैक्टोज बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लैक्टोज का रोल क्या है? तो ये बीटा लैक्टोज बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है, और आपने पढ़ा है हर एंजाइम में एक्टिव साइट होता है, इस एक्टिव साइट के साथ में बाइंड होता है आपका सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सबस्ट्रेट है लैक्टोज। तो आप देखिए यहाँ पे ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, इसकी ये एक्टिव साइट, इस एक्टिव साइट के साथ लैक्टोज बाइंड हो गया। बाइंड हुआ तो लैक्टोज का डाइजेशन होगा और बनेगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ये दोनों मोनोसेकेराइड है, राइट। अब परमेज का रोल क्या है यहाँ पे? परमेज क्या करता है? लैक्टोज को, ये देखो ये परमेज यहाँ पर बाइंड हो गया और ये लैक्टोज की एंट्री में हेल्प करेगा।
तो अगर आपने ई कोलाई को ग्लूकोज से हटा के लैक्टोज में डाल दिया तो परमिएज एंजाइम जो है वो लैक्टोज की एंट्री में हेल्प करेगा। ट्रांस एसिटिलेज तीसरा एंजाइम है। तो यहाँ पे देखिए ट्रांस एसिटिलेज कोड होता है बाय लाइक ए जीन से। इट हेल्प्स इन ट्रांस एसिटिलेशन रिएक्शन। बट अभी फिलहाल आपका दो एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगा और ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाएगा, और दूसरा है परमिएज जो लैक्टोज की एंट्री में हेल्प करेगा। तो परमिएज एंजाइम which is a cell membrane bound enzyme, it makes the cell membrane of E. coli permeable to lactose. अब यहाँ पे लैकोपेरॉन को किसने डिस्क्राइब किया था? तो सर फ्रैंकोइस जैकोब, ये जेनेटिस्ट थे, और मोनोड बायोकेमिस्ट थे। ये दोनों ने मिलके लैकोपेरॉन सिस्टम को डिस्क्राइब किया था। ई कोलाई में कुछ दूसरे भी ओपेरॉन मॉडल्स होते हैं, जैसे लैकोपेरॉन तो है ही, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन है, एरेबिनोज ओपेरॉन है, हिस्टिडीन ओपेरॉन है और वैलिन ओपेरॉन है। मतलब अलग अलग ओपेरॉन सिस्टम काम करते हैं, और ये दिया था जेकोब मोनोड ने। लैकोपेरॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेकोब एंड मोनोड। दे शेयर्ड नोबेल प्राइज फॉर दिस डिस्कवरी ऑफ लैकोपेरॉन। तो ये नोबेल लॉरेट्स जो है उनका नाम थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अब लैकोपेरॉन के लिए सीन 1 क्या है? ई कोलाई डज नॉट फीड ऑन लैक्टोज। तो अगर हमने ई कोलाई को लैक्टोज में नहीं डाला है, उसको डाला है ग्लूकोज में, मतलब जो हमने कल्चर मीडियम रखा है उसमें ग्लूकोज है, तो नॉर्मली बिकॉज ई कोलाई प्रीफर ग्लूकोज ओवर लैक्टोज, क्योंकि ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, बहुत जल्दी से आसानी से डाइजेस्ट होगा। लैक्टोज डाइसेकेराइड है, इसलिए ई कोलाई प्रीफर करता है ग्लूकोज को। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों भी हैं, तो भी ई कोलाई प्रीफर कर रहा है ग्लूकोज को। ये देखिए ग्लूकोज को प्रीफर कर रहा है। RNA polymerase bind to the promoter of inhibitory gene, transcribe repressor mRNA which forms active repressor। ये RNA polymerase एंजाइम प्रमोटर के साथ बाइंड हुआ, इसकी वजह से इस इनहिबिटरी जीन की एक्टिविटी बढ़ी, रिप्रेसर mRNA बनना, ट्रांसलेशन हुआ और उससे एक्टिव रिप्रेसर बना। इस एक्टिव रिप्रेसर की टेंडेंसी है कि ये इसके साथ बाइंड हो, लेकिन कब बाइंड होगा? जब हमको बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांसएसिटिलेज एंजाइम की जरूरत होगी। अभी हमने देखा कि ये जो बैक्टीरिया की सेल है ये लैक्टोज के कंपैरिजन में ग्लूकोज को ज़्यादा प्रीफर कर रही है, इसलिए इन एंजाइम्स की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जीन की एक्टिविटी स्विच ऑफ हो जाएगी। कैसे होगी ये? अब क्या होगा? ये रिप्रेसर बाइंड हुआ ऑपरेटर के साथ, कब? जब लैक्टोज है। अभी हम ले रहे हैं सॉरी जब ग्लूकोज है, तब ये रिप्रेसर जाके बाइंड हो जाएगा ऑपरेटर के साथ। एक लाइन कट कर देना। यहाँ पर आप देखिए रिप्रेसर प्रोटीन कंटिन्यू बन रहा है। ये रिप्रेसर प्रोटीन की टेंडेंसी होती है कि वो ऑपरेटर के साथ जाके बाइंड हो जाए, क्योंकि अभी ई कोलाई को Z, Y और A जीन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है एक्टिव रिप्रेसर विच बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन एंड RNA पॉलीमरेज कैन नॉट मूव फर्दर। तो अब यहाँ पर ये अगर इसके साथ बाइंड हुआ तो ये आगे नहीं जा पाएगा। RNA पॉलीमरेज आगे नहीं गया तो Z, Y और A इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, राइट? हेंस लैग जीन एक्सप्रेशन इज ऑफ। अब हम एक अगला केस लेते हैं। सीन 2 लेते हैं हम। ई कोलाई फीड्स ऑन लैक्टोज। अब हमने क्या किया? ई कोलाई को ग्लूकोज वाले कल्चर से हटा दिया और उसकी जगह पे हमने उसको डाला लैक्टोज में। अब उसको पहले लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए उसको बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम लगेगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने के लिए लेग जेड जीन फंक्शनल होना चाहिए। उसको फंक्शनल करने के लिए ऑपरेटर फ्री होना चाहिए। ऑपरेटर कब फ्री होगा? जब रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं होगा। रिप्रेसर की टेंडेंसी है कि वो ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस ऑपरेटर का जो दुश्मन है वो है रिप्रेसर, हमको इस दुश्मन को ही रोक के रखना है।
तो इसको रोकने के लिए हमारे पास है लैक्टोज। तो यहाँ पर ये देखिए, ये लैक्टोज आके बाइंड हुआ, एक्टिव रिप्रेसर ये है, और इसके साथ ये लैक्टोज बाइंड हो गया, तो ये क्या हो गया, अभी इनएक्टिव रिप्रेसर हो गया। अब अगर ये इनएक्टिव हुआ तो ये यहाँ नहीं जा पाएगा, मतलब हमारा ऑपरेटर फ्री रहेगा। ऑपरेटर अगर फ्री रहा तो ये तीनों जीन फंक्शनल होंगे। तीनों जीन फंक्शनल हुए तो क्या बनेगा हमारे पास, इससे बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेस, इससे बनेगा परमिएस, और ये ट्रांसएसिटिलेज। तो ट्रांसएसिटिलेज बनेगा ए से, वाई से बनेगा परमिएस, और जेड से बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेस। मतलब जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं। उसका मतलब क्या हुआ, जीन स्विच ऑन हो रहे। कब, जब हमने मीडियम डाला लैक्टोज। लैक्टोज ने क्या काम किया, रिप्रेसर को रोक के रखा। अगर उसने रिप्रेसर को रोका, रिप्रेसर मतलब क्या है, इनहिबिटर, तो रिप्रेसर को उसने रोक के रखा तो उसने किसको इंड्यूस किया, ऑपरेटर को। इसीलिए ये जो लैक ओपेरॉन है, ये इंड्यूसर लैक ओपेरॉन सिस्टम का मॉडल है, जिसमें लैक्टोज एक्ट एज अ इंड्यूसर। ये पक्का याद रखिए, रिप्रेसर इज इनहिबिटर एंड लैक्टोज इज inducer for operator because it bind with repressor to form inactive repressor। तो inactive repressor ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं होगा तो ऑपरेटर फ्री रहेगा। तो ZYA अपना एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हम दूसरा सीन ले रहे हैं कि ये अभी ये बताया मैंने आपको कि इनएक्टिव रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर नाउ बिकॉज इट हैज़ लॉस्ट इट्स एफिनिटी। तो लैक mRNA फंक्शनल हो जाएगा। अभी लैक ओपेरॉन में लैक्टोज इज द इंड्यूसर, ये पक्का याद रखिए आप, मॉलिक्यूल, बिकॉज ओनली व्हेन लैक्टोज बाइंड टू द एक्टिव रिप्रेसर इट टर्न्स इनएक्टिव। कौन इनएक्टिव हो जाएगा, रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाएगा। तो रिप्रेसर को इनएक्टिव करने वाला इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज। Inactive repressor cannot bind to the operator region and hence cannot block the path of RNA polymerase। ये RNA polymerase के पाथवे को ब्लॉक नहीं करेगा अगर ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं हुआ। तो ऑपरेटर के साथ अगर बाइंड नहीं होता है तो ऑपरेटर के ऊपर से RNA polymerase आराम से चला जाएगा, और अगर RNA polymerase वहां से आराम से चला गया तो Z, Y और A ये तीनों फंक्शनल हो जाएंगे। यहाँ पे दो सीन लिया हमने, एक में लिया लैक्टोज एब्सेंट मतलब ग्लूकोज प्रेजेंट, तो यहाँ पर ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर हमने लिया लैक्टोज प्रेजेंट मतलब लैक्टोज प्रेजेंट मतलब ग्लूकोज यहाँ पर मैंने लिया लैक्टोज एब्सेंट मतलब ग्लूकोज प्रेजेंट, और यहां पर लिया मैंने लैक्टोज प्रेजेंट मतलब ग्लूकोज एब्सेंट। एब्सेंट मतलब डायरेक्टली ग्लूकोज नहीं दिया, वैसे तो लैक्टोज के ब्रेक होने से ग्लूकोज बनेगा ही बनेगा, लेकिन फिलहाल हमने जो मीडियम रखा है उसमें लैक्टोज रखा है। तो रेगुलेटरी प्रोटीन या रिप्रेसर बनेगा तो दोनों में ही, इस केस में भी बनेगा इसमें भी बनेगा, लेकिन इसमें एक्टिव रहेगा क्योंकि लैक्टोज ने उसको बाइंड नहीं किया। इस केस में वो इनएक्टिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, उस रिप्रेसर को रोक के कौन रखेगा, लैक्टोज, इसलिए ये उसके साथ बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ लैक जीन कैसा हो जाएगा, इस केस में नेगेटिव हो जाएगा मतलब काम नहीं करेगा, तो स्विच ऑफ हो गया। लेकिन जब हमने लैक्टोज में डाला तो उसको बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज और ट्रांसएसिटिलेज तीनों लगेगा, इसलिए यहाँ पे रेगुलेशन नहीं होगा, मतलब वो उसको काम करने देगा। तो रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाएगा, रिप्रेसर जाके ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं होगा, तो आरएनए पॉलीमरेज आराम से सरक के चला जाएगा और यहाँ पर लैक ओपेरॉन की एक्टिविटी स्विच ऑन हो जाएगी।
कभी कभी आपकी बुक में लिखा हुआ है कि अगर हमने बैक्टीरिया को लैक्टोज या एलोलैक्टोज दिया, एलो मतलब लैक्टोज के साथ कोई और केमिकल बाइंड हुआ है, जैसे आप लिखते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, है ना, आप लिखते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन, वैसे ही एलोलैक्टोज मतलब लैक्टोज के साथ कोई और मॉलिक्यूल है, वो भी वही काम करेगा। तो विच ऑल्सो एक्ट एज इंड्यूसर एंड इनएक्टिवेट द रिप्रेसर ऑन बाइंडिंग। अब यहाँ पे हम प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन की एक छोटी सी समरी ले रहे हैं कि नॉर्मली आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द डीएनए एंड scan for the promoter region in the entire DNA. In positive regulation, a regulatory protein called activator is present in the cell. The activator protein bind to the RNA polymerase, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि एक्टिवेटर प्रोटीन बनता है और वो आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड हो जाता है और ये इसको आराम से यहाँ पे मूव करने देगा। तो आरएनए पॉलीमरेज आराम से मूव होगा तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर एंजाइम का फॉर्मेशन होगा। तो ये कैसा काम कर रहा है? एज अ एक्टिवेटर, इनहिबिटर नहीं है। तो ये कैसा काम कर रहा है? एक्टिवेटर के जैसा। दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव रेगुलेशन। Thus the rate of transcriptional initiation increases. This complete the positive regulation of gene expression in prokaryotes. But आपको जो एग्जाम्पल दिया है वो दिया है नेगेटिव का। तो प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन दो टाइप के हैं। टाइप्स ऑफ रेगुलेशन ऑन आरएनए पॉलीमरेज, नंबर 1 नो रेगुलेशन, तो रेगुलेटरी प्रोटीन कुछ नहीं है। रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन नॉर्मल होगा। पॉजिटिव रेगुलेशन में ट्रांसक्रिप्शन फास्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये फास्ट होगा। और नेगेटिव रेगुलेशन में स्लोअर देन नॉर्मल हो जाएगा। तो अगर मान लो यहाँ पर रेगुलेटरी प्रोटीन नहीं है तो एक्टिविटी नॉर्मल है। रेगुलेटरी प्रोटीन अगर एक्टिवेट हो गई है मतलब वो फंक्शन में हेल्प कर रहा है उसको, तो क्या हो जाएगा ये? तो वो फास्टर देन नॉर्मल हो जाएगा। और अगर नेगेटिव रेगुलेशन है तो रिप्रेसर जो है वो स्लो कर देगा उसको। अगला यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, which enzyme will be produced in a cell if there is a nonsense mutation in the LEC-Y gene? अगर Y जीन में नॉनसेंस म्यूटेशन हुआ, उसका मतलब अगर वहाँ पे कोई स्टॉप कोडॉन आ गया तो LEC-Y जीन तो काम नहीं कर पाएगा। तो फिर Z तो काम करेगा क्योंकि Y के पहले है। तो कौन सा एंजाइम यहाँ पर फंक्शनल रहेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेस। ये क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर, which enzyme will be produced in a cell if there is a nonsense mutation in the LEC-Y gene? तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेस। बीटा गैलेक्टोसाइडेस काम करेगा, परमिएज नहीं करेगा क्योंकि सीक्वेंस क्या है? ZYA। अगर इसमें चेंज आया तो ये और ये दोनों काम नहीं करेंगे, लेकिन ये काम करेगा। ये काम करेगा तो क्या बन जाएगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, लेकिन परमिएज और ट्रांसएसिटिलेज पे इफेक्ट आएगा। यहाँ पे देखो उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। नॉनसेंस म्यूटेशन इज अ म्यूटेशन इन विच अ स्टॉप कोडॉन अराइजेज इन अ जीन। इन क्वेश्चन नॉनसेंस म्यूटेशन हैज ऑकर्ड इन LEC-Y जीन। तो LEC-Y जीन काम नहीं करेगा, देयरफॉर आरएनए पॉलीमरेज स्टॉप्स when it encounters stop codon in the LEC-Y gene. The LEC-Z mRNA formed is translated into protein, hence only beta galactosidase enzyme is produced in the cell. अभी यूकैरियोट का जीन रेगुलेशन, मैंने जो अभी आपको प्रोकैरियोट का बताया वो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे है, लेकिन अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन किसका होगा? mRNA मतलब hnRNA का होगा। hnRNA इज अ प्रिकर्सर ऑफ mRNA। mRNA का प्रिकर्सर है hnRNA। यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन 3 लेवल पे होगा, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होगा, 4 लेवल पे होगा। ट्रांसक्रिप्शन में बनेगा hnRNA। hnRNA की प्रोसेसिंग होती है, तो एक ट्रांसक्रिप्शन लेवल, दूसरा प्रोसेसिंग लेवल, तीसरा यहाँ पे mRNA यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अंदर बनता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में वो साइटोप्लाज्म में बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा? वो यूकैरियोट में जब न्यूक्लियस के अंदर बनेगा तो न्यूक्लियस से बाहर आते समय भी उसका रेगुलेशन हो सकता है। तो रेगुलेशन कौन कौन से लेवल पे हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे,
प्रोसेसिंग लेवल पे, मूवमेंट फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म पे हो सकता है, और चौथा हो सकता है ट्रांसलेशनल लेवल पे, जबकि प्रोकैरियोट पे होगा सिर्फ ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, राइट। तो यहाँ पर देखिए लिखा है डीएनए इन द न्यूक्लियस अंडरगोस ट्रांसक्रिप्शन टू प्रोड्यूस हेल्दी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कॉल्ड इमैच्योर आरएनए, मतलब एचएनआरएनए, which undergoes process of splicing, capping and tailing to give rise to mRNA. This processing is must for transporting mRNA into the cytoplasm. So the mRNA formed is transported from the nucleus into the cytoplasm because translation occurs only in cytoplasm. In cytoplasm mRNA is translated into protein. तो देखो कौन कौन से लेवल पे हो गया, एक ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, दूसरा प्रोसेसिंग लेवल पे, तीसरा मूवमेंट के समय होगा, मतलब जब वो ट्रांसपोर्टिंग mRNA इनटू साइटोप्लाज्म, और चौथा होगा ट्रांसलेशनल रीजन पे, मतलब पॉइंट पे। तो यहाँ पे दिया है देखो, ट्रांसक्रिप्शन पे, फिर स्प्लाइसिंग मतलब प्रोसेसिंग के लेवल पे, फिर ट्रांसपोर्ट न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, और फिर ट्रांसलेशनल, मतलब 4 लेवल, ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए और ट्रांसलेशन। इस 4 रीजन्स पे उसका रेगुलेशन पॉसिबल है। इफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज ब्लॉक्ड समहाउ देन नो ट्रांसक्रिप्शन विल ऑकर। और अगर एचएनआरएनए एमआरएनए में कन्वर्ट नहीं हुआ तो भी ये नॉन फंक्शनल रह जाएगा। तो अगर ये नहीं हुआ तो ये कोई काम का नहीं है, क्योंकि इसमें इंट्रॉन है। तो नो फर्दर प्रोसेसेस, दस नो प्रोटीन फॉर्म्ड, राइट। अगला पॉइंट, सपोज द इमैच्योर mRNA is formed, even after that eukaryotes have chance to regulate gene expression. कब? अगर इमैच्योर mRNA बन गया, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो भी जीन रेगुलेशन का चांस है। कहाँ पर? इट कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्लॉकिंग द स्प्लाइसिंग प्रोसेस, मतलब प्रोसेसिंग वाले चांस पे। देयरफॉर नो mRNA विल बी फॉर्म्ड, नो फर्दर प्रोसेसेस विल ऑकर, हेंस नो प्रोटीन विल बी फॉर्म्ड, क्योंकि फंक्शनल mRNA नहीं बनेगा तो प्रोटीन ही नहीं बनेगा। मैच्योर mRNA अगर बन भी गया तो वो बनेगा न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस से उसको ट्रांसपोर्ट होके आना पड़ेगा साइटोप्लाज्म में। हम यहाँ पर भी उसको रोक सकते हैं, तो यहाँ पर भी ये रुक जाएगा। तो अगर वो साइटोप्लाज्म में नहीं आया तो राइबोसोम नहीं मिलेगा उसको, तो देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। अगला, सपोज मैच्योर mRNA ट्रांसपोर्ट होके आ भी गया साइटोप्लाज्म में, स्टिल जीन एक्सप्रेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय डिग्रेडिंग mRNA इन साइटोप्लाज्म और नॉट मेकिंग mRNA अवेलेबल फॉर ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर हम ट्रांसक्रिप्शन भी हो गया, प्रोसेसिंग भी हो गई, न्यूक्लियस से mRNA बाहर भी आ गया, तो अब तो ट्रांसलेशन हो जाना चाहिए। लेकिन वहाँ पर भी जीन रेगुलेशन पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? कि यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय डिग्रेडिंग mRNA इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में mRNA को डिग्रेड कर दिया जाए, या फिर नॉट मेकिंग mRNA अवेलेबल फॉर ट्रांसलेशन, दस नो ट्रांसलेशन विल ऑकर एंड हेंस नो प्रोटीन विल बी फॉर्म। तो इस 4 पॉइंट पे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब यूकैरियोट जीन रेगुलेशन की एक समरी आपको देखिए। जीन रेगुलेशन कौन कौन से स्टेज पे हो सकता है? नंबर 1 ट्रांसक्रिप्शनल स्टेज पे, नंबर 2 प्रोसेसिंग मतलब स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग वाले पार्ट पे, तीसरा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आते समय ट्रांसपोर्ट लेवल पे, और चौथा ट्रांसलेशनल लेवल पे। 4 जगह पे जीन रेगुलेशन हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि जीन रेगुलेशन जो है वो हमारे डेवलपमेंट में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप खुद ही सोचिए कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब हमारी जीन की एक्टिविटी कुछ अलग होती है, जैसे जैसे एज होती जाएगी जीन की एक्टिविटी रेगुलेट होती है। तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन्स हेल्प एम्ब्रियो टू डेवलप इनटू एडल्ट। एक समरी है कि हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए में स्टोर होते हैं, डीएनए से वो कन्वर्ट होते हैं प्रोटीन में, विद इन द सेल इज कॉल्ड जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग जीन एक्सप्रेशन ऑन और ऑफ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जीन बेस्ड ऑन जीन एक्सप्रेशन, कंस्टिट्यूटिव जो हमेशा चलता रहेगा,
वहाँ पर कोई जीन रेगुलेशन नहीं होगा, एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जहाँ पर जीन रेगुलेट होगा। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स आर एक्सप्रेस्ड कंटिन्यूअसली, ये हमेशा चलते रहेंगे, इसलिए इनको रेगुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स आर नॉट एक्सप्रेस्ड कंटिन्यूअसली, दैट्स व्हाई दे आर रेगुलेटेड। रेगुलेशन ऑफ नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन एक्सप्रेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों हो सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में जो लैक ओपेरॉन है ये नेगेटिव फीडबैक का एग्जाम्पल है, जिसमें लैक्टोज एक्ट एज अ इंड्यूसर एंड रिप्रेसर एक्ट एज अ इनहिबिटर। प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन में अगर रिप्रेसर बाउंड नहीं होता ऑपरेटर जीन के साथ तो ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, मतलब बैक्टीरिया ग्लूकोज में है। केस 2, रिप्रेसर बाउंड टू ऑपरेटर रीजन, और अगर रिप्रेसर ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड होगा तो आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पाएगा, तो वहाँ पे जीन की एक्टिविटी स्विच ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है देखो, रिप्रेसर बाउंड टू ऑपरेटर रीजन, सिंस रिप्रेसर इज प्रेजेंट on the operator, RNA polymerase cannot move further and there is no transcription. Case 3, RNA polymerase sneaks, कभी कभी RNA polymerase चला जाता है। कैसे चला जाता है? क्योंकि जो रिप्रेसर प्रोटीन है उस रिप्रेसर प्रोटीन को नया बना हुआ रिप्रेसर प्रोटीन डिग्रेड करता है, तो जब तक नया बना हुआ वहां पहुंचे वो जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो उसके पास से आरएनए पॉलीमरेज सरक जाता है। तो देखो, आरएनए पॉलीमरेज स्नीक्स बिफोर रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन। इफ आरएनए पॉलीमरेज स्नीक्स इन एंड क्रॉसेस ऑपरेटर रीजन बिफोर न्यू रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर, देन ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। तो 3 पॉसिबिलिटी है, एक में रिप्रेसर बाउंड नहीं हो रहा है, दूसरे में रिप्रेसर बाइंड हो रहा है, तीसरे में आरएनए पॉलीमरेज जो है वो स्निक करके चला जाएगा। जब तक कि नया रिप्रेसर आने को टाइम होगा तो वो स्निक करके मतलब छुप के धीरे से निकल जाएगा, तो वो जेड वाई और ए की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। लैक ओपेरॉन was discovered by Jacob and Monod. Operon is defined as a system where polycystonic structural gene is regulated by a common promoter and regulatory protein. मुझे लगता है आपको समझा होगा। एक क्वेश्चन है आपकी बुक में, क्या लैक ओपेरॉन हमेशा ऑपरेट होता है, रेगुलेट होता है? तो हमारा ऐसा क्वेश्चन है कि अगर हमने बैक्टीरिया को पूरे टाइम लैक्टोज में रखा तो भी एक समय ऐसा आएगा कि लैक ओपेरॉन स्विच ऑफ हो जाएगा, क्योंकि लैक्टोज बहुत सारा था तो लैक ओपेरॉन स्विच ऑन था, उसने बहुत सारा ग्लूकोज बना लिया। तो बैक्टीरिया की भी एक कैपेसिटी होगी ग्लूकोज को यूटिलाइज करने की। अब उस बैक्टीरिया के आसपास जो एनवायरनमेंट है उसमें काफ़ी ग्लूकोज इकट्ठा हो गया, तो अब उसको लैकोपेरॉन की ज़रूरत नहीं है, तो लैकोपेरॉन स्विच ऑफ हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है, क्या हम ग्लूकोज में कंटिन्यू रखें ई कोलाई को, तो क्या लैकोपेरॉन स्विच ऑन नहीं होगा? तो हमारा आंसर होगा तब भी लैकोपेरॉन बहुत स्लो रेट से कंटिन्यू रहेगा। क्यों कंटिन्यू रहेगा? अभी आपने देखा कि आरएनए पॉलीमरेज स्निक करके चला जाएगा कभी कभी, और वो परमिएज एंजाइम को बना के रखेगा, ताकि अगर सडनली बैक्टीरिया के आसपास ग्लूकोज कम हो जाए तो वो लैक्टोज को सेल के अंदर ले पाए। सेल के अंदर लेने के लिए उसको परमिएज एंजाइम चाहिए, इसलिए अगर आपने बैक्टीरिया को कंटिन्यू ग्लूकोज में रखा तो भी लैकोपेरॉन थोड़ा बहुत काम करेगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में कुछ और आपको कोई टॉपिक चाहिए तो वो भी लिखिए, और अगर इस वीडियो में आपको कुछ और चेंजेस लगते हैं वो भी सजेस्ट करिए। थैंक यू सो मच।